गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर R.S. राठौड़ आपसे फिर इतिहास के एक चैप्टर के साथ फिर मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक है राजस्थान के जनपद। निश्चित रूप से जनपद इस शब्द को मैं पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जनपद अर्थात महाजनपद बौद्ध और जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इतिहास के इन ग्रंथों में जो अपने प्रारंभिक काल में और प्रारंभिक भाषा में हमें प्राप्त होते हैं, इन महाजनपदों का विस्तार राजस्थान के कुछ हिस्सों तक हमें दिखाई देता है और उसकी सीमा रेखाएं राजस्थान तक फैली हुई थी। महाजनपद महाजनपदों शब्द को यदि हम आज के काल में देखना चाहें तो निश्चित रूप से ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही थे। उस प्राचीन और मध्यकाल में इन महाजनपदों का आकार या उनकी विकास और उनकी सभी परिस्थितियाँ वैसी ही रही होंगी जैसे आज के काल में हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं। महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी का अगर हम हिंदीकरण करें, उसका हिंदी वर्जन करें तो निश्चित रूप से महाजनपद। तो बौद्ध और जैन साहित्य में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है और उसके कुछ हिस्से राजस्थान के तक विस्तार तक फैले हुए थे। मैं इसमें सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख करना चाहूँगा। महाजनपदों की श्रेणी में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद, जिसका विस्तार दक्षिण पश्चिम अलवर, उत्तर पश्चिम भरतपुर, दौसा, जयपुर के कुछ भाग तक फैला हुआ था। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस जनपद का उल्लेख मिलता है। विराट ने राजधानी बनाकर इस स्थान का नाम विराट नगर रखा था। तो निश्चित रूप से यह जो आधुनिक काल में बैराट है, वही उस काल में विराट नगर रहा होगा निश्चित रूप से। तो राजस्थान के कुछ भागों से जुड़ा हुआ पहला महाजनपद मत्स्य जनपद। मैं दूसरा जनपद जो निश्चित रूप से कुरु जनपद है, कुरु जनपद का विस्तार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक हमें प्राप्त होता है और अलवर का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाजनपदों की इस श्रृंखला में मैं तीसरी कड़ी सूरसेन जनपद का उल्लेख करना चाहूँगा। इस जनपद का उत्तर प्रदेश तक यह भाग फैला हुआ था और अलवर और भरतपुर का कुछ हिस्सा इससे जुड़ा हुआ था। हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश जो
निश्चित रूप से भारत का जनसंख्या की दृष्टि से एक चला गया है। सर सिग्नल नहीं आ रहा। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थी, यह कहकर मैं महाजनपदों की इस श्रृंखला में अगली कड़ी सूरसेन जनपद का उल्लेख करना चाहूंगा। सूरसेन जनपद का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तक था और भरतपुर तथा अलवर का कुछ हिस्सा इससे जुड़ा हुआ था और सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाजनपदों की इसी श्रृंखला में मैं अगली कड़ी सीवी जनपद का उल्लेख करना चाहूँगा। सीवी जनपद उदयपुर रियासत का प्राचीन नाम सीवी था और इसकी राजधानी मध्यमिका थी। यही सीवी जनपद कालांतर में मेदपाट, मेदपाट और कालांतर में यह मेवाड़ नाम से जाना जाने लगा। तो निश्चित रूप से सीवी जनपद, मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़, तो यह उदयपुर जिसे हम मेवाड़ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध नाम से जानते हैं और यही मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। इसी श्रृंखला में मैं अगली कड़ी में मालव जनपद का उल्लेख करना चाहूँगा। मालव जनपद अर्थात मालव जाति का मूल स्थान रावी चिनाब का संगम क्षेत्र था।
सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ के निवासी टोंक, अजमेर और मेवाड़ में आकर बस गए थे और मालव जनपद की राजधानी नगर टोंक थी। महाजनपदों की इसी श्रृंखला में मैं अगला नाम योधे जनपद का लूंगा। योधे जनपद के अंतर्गत राजस्थान का उत्तरी भाग, जो वर्तमान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में योधे जाति का शासन था और इस जाति ने कुषाणों को यहाँ से हराकर खदेड़ा था। महाजनपदों की इसी श्रृंखला में मैं अगला नाम अर्जुनयन जनपद का लूंगा। अर्जुन नायन जनपद अलवर तक फैला हुआ था और यह अपने नाम से ही प्रसिद्ध था। महाजनपदों की इस श्रृंखला में मैं अगला नाम अवंती जनपद का लूंगा। अवंती जनपद मध्य प्रदेश में स्थित था और इसका कुछ भाग राजस्थान से जुड़ा हुआ था। जनपदों की इसी श्रेणी में मैं अगला नाम साल्व जनपद का लूंगा। यह जनपद भी अलवर तक फैला हुआ था। जनपदों की इस कड़ी में मैं अगला नाम राजनय जनपद, यह जनपद भरतपुर जिले तक फैला हुआ था। हम जानते हैं कि भरतपुर रियासत जो है प्रारंभ में, शुरुआत में जाटों से जुड़ी हुई थी और सूरजमल जाट के नाम से यह रियासत काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो राजनय जनपद भरतपुर तक इसका क्षेत्र विस्तृत था और ये फैला हुआ था। महाजनपदों की इसी श्रृंखला को मैं पूर्ण करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजस्थान में राजपूत राजवंशों की जो रियासतें स्थापित हुई थी, जिसमें मारवाड़ में प्रतिहार राठौड़ और मेवाड़ में गोहिल वंश और सांभर में चौहान वंश और आमेर में कछवाहा वंश और जैसलमेर में भाटी वंश प्रमुख थे। हर्षवर्धन अर्थात 7वीं शताब्दी का एक महान हिंदू सम्राट। इसके पश्चात जो राजस्थान में ये सभी राजवंश जो निश्चित रूप से राजपूत थे और इनकी रियासतें उस काल में निश्चित रूप से राजपूताना के नाम से ही प्रसिद्ध रहीं। अब मैं आपके समक्ष
राजस्थान के इन सभी राजवंशों, प्रमुख राजवंशों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जहाँ में पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, राजस्थान का यह संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण भाग भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह 7वीं शताब्दी के पश्चात निश्चित रूप से यहाँ सभी राजपूत राजवंशों का साम्राज्य स्थापित रहा था और ये सभी राजपूत राजवंश अपनी वीरता और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों के बलिदान को सर्वस्व महत्व देते थे। मुझे वह पंक्तियाँ निश्चित रूप से वंश भास्कर की, सूर्यमल मिश्रण की इस संबंध में बिल्कुल सटीक प्रतीत होती है कि इला न देणी आपणी हालर या हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। राजपूताना अर्थात आधुनिक राजस्थान, जिसके संबंध में ये कहना अति उत्तम होगा कि यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कदम कदम पर वीरों के बलिदान की समाधियाँ हमें मिलती है। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के क्रम में मैं सर्वप्रथम प्रतिहार राजवंश का उल्लेख करना चाहूँगा। राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ किले की नींव रखकर इस शहर का नाम उन्हीं के नाम के अनुरूप जोधपुर हुआ। इससे पूर्व यहाँ मंडोर, जो जोधपुर से 7 मील की दूरी पर है, और वहाँ निश्चित रूप से मंडोर में प्रतिहार राजपूत राजाओं का शासन था। यह मंडोर वही स्थान है जहाँ इतिहास के झरोकों से हमें मंडोवर और मंदोदरी का उल्लेख प्राप्त होता है। हम ये कह सकते हैं कि मंडोर, मंडोवर, मंदोदरी और उससे भी पहले ये संपूर्ण क्षेत्र टैथित सागर के नाम से जाना जाता था। एक भौगोलिक परिवर्तन हुआ और हम ये देखें कि उस भौगोलिक परिवर्तन से यह राजस्थान रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। निश्चित रूप से उस टैथित सागर के अवशेष हमें आज भी इस प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नमक की झील सांभर लेक और इधर बालोतरा नमक की झील और बालोतरा में पचपदरा स्थान, जो अपने नमक के लिए, उत्तम श्रेणी के नमक के लिए जाना जाता है। इसी तरह बीकानेर के पास लूणकरणसर और आप ये कहें फलौदी के आसपास नमक के बहुत सारे कुएं, तो हम निश्चित रूप से ये कहें, और ये सभी स्थान जो खारे पानी की झील के अवशेष के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि भौगोलिक परिवर्तन से पूर्व, या अर्थात रेगिस्तान से पूर्व, यह टैथित सागर के नाम से ही एक बहुत बड़ा स्थान रहा होगा और कालांतर में यह एक रेगिस्तान में
परिवर्तित हो गया। यहाँ का रेगिस्तान, जिसे हम थार के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, निश्चित रूप से विविध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, हम उन मरुस्थलों की बात करें तो अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन वहाँ जैव विविधता नहीं है, जनजीवन वहाँ बहुत ही शून्य के बराबर या बहुत ही कम है। तो थार मरुस्थल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और आज भी यह थार का ये रेगिस्तान विभिन्न प्रकार से लोगों के, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। तो मैं यह मारवाड़, जो कालांतर में इसका नाम हुआ, यह इस स्थान पर सर्वप्रथम मैं प्रत्यार राजवंश की बात करूंगा, जो मंडोर में जिसने अपना महत्वपूर्ण शासन स्थापित किया था। प्रत्यार राजवंश जो प्रारंभ में प्रत्यार पिड़िहार के नाम से भी जाना जाता है और कालांतर में यह परिहार नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो निश्चित रूप से इस राजवंश का एक प्रमुख शासक जिसने इस राजवंश की स्थापना की थी, हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र प्रत्यार राजवंश का मंडोर में एक संस्थापक शासक है और इनका शासन 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मंडोर में रहा था। और हम ये कहें कि यह एक इतिहासकार आरसी मजूमदार ने ये कहा कि प्रत्यारों की मंडोर शाखा प्रत्यार राजवंश की सबसे प्राचीनतम शाखा है और बाद में इसका विस्तार भीनमाल जालौर और फिर कालांतर में कन्नौज शाखा का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो निश्चित रूप से मंडोर में हरिश्चंद्र ने, जो रोहिल्दी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और हरिश्चंद्र प्रत्यार वंश का आदि पुरुष भी है। प्रत्यार वंश के इन शासकों की श्रृंखला में मैं नागभट्ट प्रथम का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। नागभट्ट प्रथम वास्तव में प्रत्यार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और यह अपनी वीरता के लिए भी जाना जाता था। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 700 ईस्वी से 756 तक रहा था और नागभट्ट प्रथम के पश्चात प्रत्यार राजवंश की श्रृंखला में हमारे समक्ष एक अन्य शासक वत्सराज
का उल्लेख आता है, जिसका शासनकाल 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक रहा था। वत्सराज एक प्रसिद्ध शासक था और इसे रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी। वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी। इसी काल में हमें एक जैन ग्रंथ भी मिलता है, जिसके लेखक उद्योतन सूरी हैं। जैन मुनि उद्योतन सूरी रचित कुवलय माला की रचना इसी समय हुई थी और हम ये कह सकते हैं कि उद्योतन सूरी रचित कुवलय माला में सर्वप्रथम रेगिस्तान के लिए मरु प्रदेश, जो इस क्षेत्र का नाम कालांतर में हुआ, मरु प्रदेश का उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतन सूरी रचित इसी कुवलय माला ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। तो यह प्रत्यार राजवंश की एक वत्सराज की श्रेणी के बाद वत्सराज के नाम, हम जो इस श्रृंखला में दूसरा नाम है वह नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का काल 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक का था। नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने जाने लगे। गुर्जर प्रतिहार, यहाँ गुर्जर प्रतिहार से अभिप्राय निश्चित रूप से गुर्जर से गुजरात रहा होगा और इसी नाम से यह श्रृंखला राजवंशों की जो है वह आगे बढ़ी। और हम ये कहें, नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाराजाधिराज परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त थी और यह भी उस काल का एक प्रतापी शासक रहा था। प्रतिहार वंश के शासकों की इस श्रृंखला में मैं अगला नाम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका नाम मिहिर भोज है।